गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम। कैसे हैं? सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल इक्वली एंड ट्रूली। सो फाइनली 2 दिन के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब बीच में गैप ना हो और क्लास रेगुलरली प्रॉपरली आपको मिलती रहे। और कोशिश ये होगी कि कुछ एक दिनों में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सके, यानी कि या तो 2-2 घंटे की क्लास हो जाए, 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो जाए। अगर ये पॉसिबल ना हो तो 2 लाइव हो जाएं, या ये भी पॉसिबल ना हो तो एक रिकॉर्डिंग और एक लाइव हो जाए। ऐसी मेरी कोशिश होगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आने वाले 1 महीने में आपको पूरा पढ़ा करके छुट्टी दे दी जाए, ताकि आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं और बातचीत को करते हैं जारी। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव, कोरिलेटिव और रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपेक्षाकृत छोटा है। तो देखते हैं दोनों पूरा हो पाएगा कि रियलिज्म थोड़ा बहुत बच जाएगा। ठीक है, कुछ डाउट्स, कुछ प्रश्न आपके थे जो कि आपके मन में थे, हम तक पहुंचे भी थे। कुछ को हमने सॉल्व किया, कुछ को शायद नहीं हो पाया। ठीक है, तो जिनके प्रश्न नहीं सॉल्व हो सके थे, कृपया एक बार फिर से हमको व्हाट्सएप पर रिमाइंड करिएगा और हम लोग उस पर फिर से चर्चा कर लेंगे। तो अभी तक मतलब आप लोग लाइव हैं, किसी का कोई मैसेज, कुछ कंफर्मेशन जैसा कुछ आया नहीं। मैं सुनाई दे रहा हूँ कि मैं खाली यहाँ बैठ के बक बक कर रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँच रहा हूँ। ठीक है, 12-13-14 लोग आ गए हैं, तो जरा सा हमको कंफर्मेशन दे दीजिए भैया कि आप हमको सुन पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं सुनेंगे तो कैसे होएगा। प्रतिभा, पवन, श्वेता, अंजलि, हरिप्रिया, प्रत्याशा और अमीषा, अनामिका, प्रज्ञा, अनुष्का और ये कौन भाई? यादव यादव। अच्छा, नए स्टूडेंट हैं ये, पता नहीं कौन से यादव यादव। भाई यार, यादव यादव मत रखना। एक यादव सिंह थे, पकड़े गए थे बड़े घोटाले में नोएडा में। ठीक ना, इंजीनियर साहब थे, बड़ा घोटाला किए थे। आयुषी राव और शशि प्रभा, ये टोटल 13 स्टूडेंट्स लाइव हैं। हमको भी बता दो, हम तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारा विजुअल दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वॉइस इज क्लियर, सब ठीक ठाक जिंदगी में और लाइव में, दोनों जगह। चलिए, अच्छा, एक क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात हम कहना चाहेंगे कि पहला टारगेट अभी फिलहाल आप इस बात को रखिए कि आप सिलेबस पूरा कर लें। ठीक है, और एक एक सलाह अभी दूसरी मैं दे देता हूं कि 2 टेक्स्ट आपके अभी बचे हैं, जिनका मैं मान करके चल रहा हूँ कि टेक्स्ट पूरा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो सजेशन आपको ये है कि फाइनल सोल्यूशन और एक दूसरा कौन सा है, अर्थर मिलर का कोई प्ले है ना, दोनों प्लेस का टेक्स्ट आप पढ़ते रहिए, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ाने भर का समय नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में हम लोग उसको समरी डिस्कस करेंगे और कुछ जगह की कुछ लाइंस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इतना होगा। ठीक है, सो फटाफट आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। क्लियर? ये रही आज की क्लास के 2 टॉपिक, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड रियलिज्म। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे वो होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपके सामने। उस पर चर्चा करने से पहले, कुछ बातचीत करने से पहले एक छोटी सी बात पर चर्चा हम करेंगे कि आपने फिल्में देखी होंगी, डेथ ऑफ सेल्समैन, हाँ, दोनों प्लेस का टेक्स्ट आप पढ़ते रहिए कृपा करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव पर चर्चा करने से पहले हम एक सिचुएशन पर चर्चा करते हैं।
आप फिल्में देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, आप बहुत कुछ देखते हैं, या आप अपनी खुद की निजी जिंदगी को महसूस करते हैं, ठीक है। तो उसमें दो चीजें होती हैं। इमोशन आपके साथ खूब चलता रहता है, जो फीलिंग्स होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, वो आपके साथ होती हैं। यानी कि एक इनर फीलिंग होगी, एक आउटर सिचुएशन होगी, ठीक है। कभी कभी आप किसी का चेहरा लटका हुआ देख करके उसके मनोभावों को पता कर सकते हैं। कभी कभी आप किसी को देख करके कह सकते हैं कि वो दुखी है, कभी कभी आप किसी को देख करके कह सकते हैं कि वो बीमार है, कभी कभी आप किसी को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो परेशान है, ठीक ना। तो ये तो आम जिंदगी में होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा कुछ ऐसे सीन्स, जब आपने देखे हों कि बहुत ब्रेवरी वाला सीन है, हीरो अपीयर होता है, तो उस तरीके की साउंड क्रिएट होती है, ठीक ना। जैसे आपको बाहुबली का वो सीन याद होगा ना, जो शिवलिंग उठाया था बाहुबली ने, ठीक है, जियो रे बाहुबली। तो सिचुएशन, इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए सिचुएशन क्या आई, म्यूजिक आया, ठीक है। उस तरीके से लोगों के चेहरे आए कि लगा कि कितना आश्चर्य का काम हो गया, ठीक। दूसरा, आपने देखा होगा कि फिल्म में बहुत पैथेटिक सीन है, हीरो की माँ बीमार है, वो उसके पास पैसे नहीं है, वो किसी तरीके से पैसे अरेंज करता है, दवा के लिए जाता है, और खूब तूफान है, खूब बारिश होती है। आपने देखा होगा। अच्छा, इसको भी नहीं देखा तो आपने वो देखा होगा कि लड़का है, बहुत खुश प्रसन्न था, ठीक है, लेकिन अचानक से उसकी उसके साथ ब्रेकअप हो गया। और जैसे ही ब्रेकअप हो गया तो उसको पूरा संसार रोता हुआ नजर आ रहा है, उसको चांदनी धुंधली पड़ी दिख रही है, ठीक है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, चिड़िया गा रही है तो उसको लग रहा है रो रही है, ठीक है। सिचुएशंस बदल गई, ठीक है, पूरा एटमॉस्फियर चेंज हो गया। ऐसा आपने देखा है। एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। कैसे है, दो बातें फिर से समझिएगा। एक हमारे अंदर क्या फीलिंग है, हमारे अंदर क्या मनोभाव है, उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हुआ कि हम सीधे सीधे आपको बताएं कि व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है, हमारे अंदर क्या भाव है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये चीज हम आपको डायरेक्टली अगर बता दें तो वो क्या होगा, वो एक सीधे सीधे कहना हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सीधे सीधे बात को कह दे तो बात जमती नहीं है। टीएस इलियट स्पेशली कहते हैं ये तरीका नहीं, ठीक ना। दूसरा तरीका फिर कौन सा हो सकता है कि ऐसे कुछ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, ऐसे कुछ सिचुएशन क्रिएट किए जाए, ऐसा कुछ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स हो जाए, ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाएं जो कि उस कैरेक्टर के या उस चीज की फीलिंग को प्रेजेंट कर दें। तो ये जो दूसरा वाला वे है, दिस इज एन आर्टिस्टिक वे, ठीक है। पहला वाला जो था वो अनआर्टिस्टिक वे था, ठीक है। और टीएस इलियट जो है एक मॉडर्न क्रिटिक हैं, और उन्होंने इसी पॉइंट को लिया, इमोशंस को जो प्रेजेंट करने का तरीका है, उन्होंने कहा कि ये जो तरीका है जिसमें आप किसी चीज को सीधे सीधे कह दें, दिस इज नॉट आर्टिस्टिक, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आर्टिस्टिक फेलियर है। आर्ट कहाँ है, आर्ट वो है जब आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दें, ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दें जहां पर आपको लगे कि हाँ ये इमोशन निकल करके आ रहा है, उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से, उस चेन ऑफ इवेंट से आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज क्या है, ये फला सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बात पर स्टडी कर रहे थे मिस्टर टीएस इलियट। किसकी स्टडी, स्टडी ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी हैमलेट। कौन सी ट्रेजेडी है, हैमलेट, ठीक है। हैमलेट की स्टडी कर रहे थे, व्हाइल स्टडीइंग हैमलेट ही कॉल्ड दिस ग्रेट प्ले एन आर्टिस्टिक फेलियर।
तो उन्होंने इसको क्या कहा, इसको कहा कि भाई ये आर्टिस्टिक फेलियर है। जबकि हैमलेट इज वन ऑफ मास्टरपीसेस, वन ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं उनमें से एक है। तो इस एक ग्राउंड पर उन्होंने उसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा। कैसे कहा इसको, एक अगर आपको कहानी पता हो उसके एक एग्जाम्पल देंगे, तब हम लोग इसके कंटेंट पर चलेंगे, इसमें क्या चीजें हैं। 2 प्लेस को इन्होंने कंपेयर किया। एक ऐसे लिखा इन्होंने जिसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ हैमलेट। ठीक है, एक ऐसे था इनका, ऐसे का नाम था प्रॉब्लम्स ऑफ हैमलेट। हैमलेट एंड सॉरी, प्रॉब्लम्स ऑफ हैमलेट नहीं, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये ऐसे का नाम था। 1919 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है इसका डिस्कशन उन्होंने किया एंड इसमें इन्होंने इसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा। उसका बैकग्राउंड, उसका जो रीजन इन्होंने दिया, उन्होंने रीजन दिया दैट हैमलेट हैज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, हिज फीलिंग्स। उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उसके अंदर का जो इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करने का कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। उसकी फीलिंग को कहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, उसकी फीलिंग को उसकी सॉलिडिटी में प्रेजेंट किया जा रहा है। ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज डायरेक्टली टू द ऑडियंस, डायरेक्टली टू द स्पेक्टेटर्स। ही इज इन डायलेमा, he is thinking to be or not to be, but there's no thing, there's no event, there is no objective correlative that can express the feelings of Hamlet। ठीक है, यही सेम टाइम उन्होंने सेम राइटर का एक दूसरा प्ले लिया। कौन सा? मैकबेथ। आपको कहानी याद होगी, बहुत हम बीच बीच में कहानी मैकबेथ की डिस्कस करते रहे हैं। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में अगर कहानी पढ़ी रही हो तो शायद पढ़ी भी होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ नहीं था, इसलिए मुझे उम्मीद कम है कि आपने पढ़ी थी, और मैंने उतनी पढ़ाई भी नहीं थी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये बात अगर फिर भी याद हो, कहानी नहीं भी याद हो, तो हम ब्रीफ में कहानी आपको मैकबेथ की याद दिलाते हैं 4-5 लाइन में। मैकबेथ लड़ाई पर गया था, वहां से उसकी ब्रेवरी के चर्चे आए। ठीक है, बहुत प्रेज हुई, किंग ने उसको बहुत प्रेज किया और उसको बहुत सारी उपाधियां दी। लौट रहा था, उसको विचेस मिलती हैं, विचेस ने प्रेडिक्शन किया कि वो राजा बन सकता है। उसके अंदर एक एम्बिशन जागा और उस एम्बिशन में उसी रात उसने किंग को अपने घर पर खाने पर बुलाया, डिनर पर बुलाया। रात राजा वहीं विश्राम किया और सोते हुए राजा को उसने गला काट करके हत्या कर दी। उसका आरोप उसके ऊपर ना आए, इसलिए लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों ने मिलकर के राजा का जो खून था उसको उनके जो चेम्बरलेंस थे, यानी कि जो दरबान थे राजा के कमरे के बाहर, उनके हाथों में लगा दिया, उनके कपड़ों में लगा दिया एंड मारने में उन्हीं चेम्बरलेंस, उन्हीं दरबारों का जो डैगर था उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, इस काम में दोनों ने मिलकर के काम किया था, मैकबेथ ने और लेडी मैकबेथ ने। मैकबेथ ने क्या किया था? मैकबेथ ने मर्डर किया था, मर्डर के बाद डैगर को वहीं छोड़ दिया था, तो ये काम अधूरा था। तो लेडी मैकबेथ उस डैगर को लेकर के उन दोनों चेम्बरलेंस के पास रखने गई और उन पर खून लगाने गई, तो इस काम में उसके हाथों में खून लग गया था। तो यहाँ पर एक बात आती है कि वो लेडी मैकबेथ कहती है, मैकबेथ पूछता है ये खून कैसे साफ होगा, तो वो कहते जस्ट थोड़ा सा पानी लेंगे और साफ हो जाएगा, थोड़ा सा पानी कैन, लिटिल वाटर कैन वॉश दिस हैंड। तो यहां पर एक सिचुएशन, देयर आफ्टर फिर कहानी बीतती है। ठीक है, नंबर ऑफ मर्डर्स होते हैं, मैकबेथ करता है और करवाता है, और जैसे ही सुबह पता चलती है तुरंत दोनों चैम्बरलेंस को, दोनों जो दरबान थे उनको मैकबेथ मार देता है ताकि बात खुलने ना पाए।
ठीक है। फिर बैंको का मर्डर करवाता है, फ्लेंस को मरवाता है, फ्लेंस की मदर यानी कि जो मैकडफ था, मैकडफ की वाइफ और बच्चे मारे जाते हैं। बैंको का बेटा फ्लेंस मारा नहीं जाता, वो भाग जाता है, बैंको मारा जाता है। तमाम बहुत कुछ एनार्कीज होती हैं। एंड फाइनली जो राजा के दोनों बेटे थे, मैल्कम एंड डोनाल्बिन, वो भग गए थे स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड आयरलैंड। एक इंग्लैंड गया था, एक आयरलैंड गया था। मैल्कम इंग्लैंड गया था और डोनाल्बिन आयरलैंड गया था। तो इंग्लैंड से हेल्प लेकर के, एक पूरी सेना की हेल्प लेकर के, मैल्कम और जो उसके फेथफुल लोग थे, मैकडफ वगैरह वगैरह, उन सबके साथ वो आता है और मैकबेथ पर अटैक करता है। एंड फाइनली लड़ाई होती है एंड मैकबेथ मारा जाता है और प्ले एंड होता है। लेकिन मैकबेथ के मर्डर से पहले, मैकबेथ की डेथ से पहले, एक जो एक्ट 5 का सीन 1 है, उसमें एक बहुत स्पेशल चीज इंट्रोड्यूस की है विलियम शेक्सपियर ने। उसको कहते हैं स्लीप वॉकिंग सीन। ठीक है। वहां पर लेडी मैकबेथ जो है, वो हाथों में कैंडल लेकर के, यूं ऐसे, जैसे ये पेन जैसे मेरे हाथ में है, ऐसे जलती हुई कैंडल वो हाथों में लेकर के रात में वॉक करती है। एंड बहुत अजीब अजीब सी बातें कहती है। मीन्स वो हाथ धोती है और हाथ धोते हुए वो कहती है, ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, दिस लिटिल हैंड कैन rid the oceans of the world। फिर वो ये कहती है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ठीक है। मीन्स कि जो मर्डर के टाइम पर वो सारी बातें हुई थी, ठीक है, वो सारी की सारी बातें इसके स्लीप वॉकिंग में निकल रही हैं, फिर से रिपीट हो रही हैं। तो क्या हुआ इसका मतलब? दिस इज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दैट इज प्रेजेंटिंग द मेंटल कंडीशन, द इमोशनल कंडीशन ऑफ लेडी मैकबेथ। तो यहां पर जो स्लीप वॉकिंग सीन है इज एक्चुअली चेन ऑफ इवेंट्स। एकदम लगातार घटनाएं पर घटनाएं होती जाती हैं, जो कि ये बताती हैं कि मैकबेथ, सॉरी, लेडी मैकबेथ के माइंड में क्या चल रहा था। लेडी मैकबेथ कभी भी ये एक शब्द नहीं कहती है कि वो बहुत परेशान है, डंकन के मर्डर से परेशान है, या उसके अंदर सेंस ऑफ सिन है। ठीक है। इस बात का डर है कि उसने किंग डंकन का मर्डर करके पाप कर दिया है। ठीक है। वो पाप का भय, सिन, डर, ये सारी बातें वो कहीं कहती नहीं है, एक बार भी नहीं कहती। बट each and everything that is present inside the mind of Lady Macbeth has been presented by situation, by a chain of event। तो इसीलिए टीएस इलियट जब डिस्कस करते हैं दोनों प्लेस को, तो वो कहते हैं लेडी मैकबेथ हैज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशंस, द फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स। दैट्स व्हाई इट इज a successful, that is successful play in art। And Macbeth is sorry Hamlet has no objective correlative, that is why this is an artistic failure। तो यही इतनी पूरी बात है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। सिर्फ एक लाइन की बात है। बात वो ये है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इमोशंस को प्रेजेंट करने का जो एक सिंपल और आसान और केवल एक तरीका हो सकता है, वो ये हो सकता है कि चेन ऑफ इवेंट हो, कुछ सिचुएशंस हो, जिससे जो इनर फीलिंग्स हैं, जो इनर इमोशंस हैं, वो फॉर्मुलेट हो सके, वो एक्सप्रेस किए जा सके। This is objective correlative, means there should be some objects that can correlate the inner feelings and emotion of the character or of the work of the poem। ये प्ले के विषय में बात किया, ये पोएट्री में भी हो सकता है। ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब इसके विषय में डिटेल में हमने जो यहाँ पर लिख रखा है उसको हम समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इससे पहले ये हमको बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या?
क्लियर हुआ? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर में डिस्कस करने पड़ेंगे, हैमलेट का भी और मैकबेथ का भी। मैकबेथ की पूरी कहानी आपको बतानी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है क्या। पूरी कहानी का मतलब है कि दो पार्ट, पहले मर्डर, दूसरा स्लीप वॉकिंग। ठीक है, तो आप तब तक कमेंट में हमको लिख करके बताइए कि बात समझ में आई नहीं आई, कोई प्रश्न आपके दिमाग में बचा है। देयर आफ्टर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा क्या चीजें हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है क्या, सीधे सीधे बात करते हैं, पढ़ करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मीन्स अ सिचुएशन और सेट ऑफ इवेंट्स which act as formula for evoking a particular emotion in a play or other work of literature। ठीक है, टीएस इलियट ने स्पेशली प्ले के विषय में बात किया, और लेकिन ये दूसरे वर्क्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, उसका मीन्स क्या होता है, अ सिचुएशन और सेट ऑफ इवेंट्स। क्या चीजें हैं ये, कुछ कोई सिचुएशन होती है, जैसे मैंने आपको फिल्मों से एग्जांपल दिया, तो वहां पर मैंने कुछ सिचुएशंस बताई। क्या सिचुएशन थी कि हीरो है, उसका ब्रेकअप हो गया है, तो उसके आसपास की हर एक चीज सैड 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 दिखाई दे रही। आपको वो लाइन याद होगी ना, जब सीता जी का अपहरण हो गया था और राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए वन वन विचरण कर रहे थे, तो राम जी को हर एक चीज दुखी नजर आ रही थी। पौधे, चिड़िया, जानवर जो भी थे, सब उनको रोते हुए उदास महसूस होते थे। आप कमेंट में लिख करके हमको कंफर्म करिएगा, कोई डाउट नहीं है वो भी बताइएगा, अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछिएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करते चल रहा हूँ। ठीक है, आपका कोई कमेंट आ जाएगा उस पर बात कर लेंगे। सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है सभी को। देखिए, एक के साथ अगर समस्या है तो आपका इंटरनेट वीक हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरे साइड से इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अपना जो कंप्यूटर है उसको वायर से जोड़ रखा, और एकदम बिना किसी ब्रेक के फुल 50 Mbps की स्पीड मिल रही है मुझे, और इतनी एनफ होती है आपकी क्लास के लिए। ठीक है, तो और कोई हमको जरा सा बताइए भाई कि सभी के साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, सभी के साथ प्रॉब्लम है, तब तो ये भाई बड़ी दिक्कत तलब चीज है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, ये वर्ड्स छोटे छोटे दिख रहे होंगे। टेक्स्ट क्लियर नहीं है, टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो जाने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्स्ट हमने छोटा कर दिया है। ठीक है, इसलिए क्लियर नहीं होंगे। रुकिए जरा जरा बढ़ा करके हम देखते हैं टेक्स्ट को। अगर बढ़ाने से बात हो जाती है तो हमें लगेगा ठीक हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूं कि इतने में ठीक दिखना चाहिए था यार। वैसे मैंने फॉन्ट साइज अभी बढ़ाया है, अब शायद बेहतर दिखे। अगर ये होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से फॉन्ट साइज बढ़ा करके रखूंगा। अब जरा बताइएगा हमको कि क्या सिचुएशन कंडीशन है। अभी दिख रहा है, मैंने काफी बड़ा किया है टेक्स्ट को। अब जरा हमको बताइएगा, स्टार्टिंग में क्लियर दिख रहा था सर, स्टार्टिंग में क्लियर दिख रहा था, तो क्या बात हो सकती है भाई, कुछ इंटरनेट का इशू। लेट मी चेक। चलिए, ब्लर है, अभी भी ब्लर है। चलिए, हो सकता है कि कुछ इंटरनेट का इश्यू। अच्छा, ब्लर है, अभी भी ब्लर है, तो हो सकता है कुछ इंटरनेट का इश्यू हो। ठीक है, हाँ कुछ कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, बट वॉइस क्लियर जा रही है आपको ना। हाँ, इंटरनेट का थोड़ा सा इश्यू है, पिंग बढ़ रहा है, लेकिन नहीं यार, स्पीड तो ठीक ठाक आ रही है, 50-51 पर Mbps।
पिंग थोड़ा सा बढ़ा है इसलिए बफरिंग हो सकती है, वैसे होनी नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। स्पीड ठीक है, थोड़ी बहुत मे भी कोई इश्यू होगा इंटरनेट का, इसलिए ब्लर हो सकता है। वॉइस क्लियर है तो बस हमारी बात को सुनते रहिए, ठीक है। ये चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, बाद में पढ़ करके आप समझ लेंगे, ठीक है। मैं अभी तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, कोशिश करूंगा यही, ठीक है। वैसे मैं शायद अपलोड भी किया हूँ कुछ, थोड़ी बहुत चीजें अपलोड हो चुकी हैं, जो नहीं हुई हैं वो हो जाएंगी। तो अभी फिलहाल आप सुन करके समझते रहिए, ठीक है। सीधे सीधे बात करें, फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मींस अ सिचुएशन और सेट ऑफ इवेंट्स। दो बातों पर ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो क्या है, एक सिचुएशन हो सकती है या फिर सेट ऑफ इवेंट्स हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे इवेंट्स जो है ऐसे सीरीज में, क्रम में वन बाय वन हैपन हो, ठीक है। दूसरा कोई एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। उसको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहेंगे। वो किस काम में आ रहा है, विच एक्ट एज द फॉर्मूला फॉर इवोकिंग अ पर्टिकुलर इमोशन इन अ प्ले, ठीक है। वो एक जो सिचुएशन है या फिर वो जो सेट ऑफ इवेंट्स है। सिचुएशन मैंने क्या कही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल फिल्म का दिया, जैसे मैंने एग्जांपल आपको रामायण का दिया कि जो सारी कुछ दुखी दुखी सी नजर आ रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, तो वो जो कैरेक्टर है स्टेज पर, उसके अंदर के जो इमोशन है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो हीरो की प्रेमिका जो है किडनैप हो गई है, उसको बचाने के लिए हीरो दौड़ा जा रहा है और बीच में विलन के कुछ गुंडे आकर के उसको मारने लगते हैं, और फिर उसी में तूफान, उसी में पानी, उसी में बारिश, वो हीरो दौड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, सेट ऑफ इवेंट्स एंड सिचुएशन, ठीक है। वो सिचुएशन या वो सेट ऑफ इवेंट्स दोनों जो हैं क्या है, वो इस बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा, कोई एक पर्टिकुलर इमोशन है, ठीक है। उस प्ले का या उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर का कोई एक पर्टिकुलर इमोशन है जिसको वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। मींस जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये फ्रेज है, वो इस बात को प्रेजेंट करेगा, वो कोई एक सिचुएशन हो सकती है, कोई सेट ऑफ इवेंट हो सकता है, जो कि प्ले में या किसी वर्क ऑफ लिटरेचर में किसी पर्टिकुलर इमोशन को इवोक करने के लिए एक फार्मूला के रूप में काम करेगा, ठीक है। इवोक करने का मतलब है प्रोड्यूस करना। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा कि एक अपने फोन पर आउटपुट देखने के लिए चला करके रखूंगा, कल से, आज नहीं कल से रखूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक। तो इतनी बात क्लियर हुई, आगे देखें। बट देयर इज अ लिटिल मोर इन इट देन दिस, लेकिन इससे ज्यादा है थोड़ी सी चीज, क्या है, एंड द आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज इट्स रूट्स इन वन ऑफ एलियट्स मोस्ट कंटरेन लिटरेरी क्रिटिकल पोजीशंस, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, ये एक क्रिटिकल टर्म है जो कि टीएस इलियट ने यूज किया स्पेशली एक वर्क को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो सबसे बड़ी चीज में क्या है, कोई सेट ऑफ इवेंट होगा, कोई सीरीज होगी घटनाओं की, ठीक है, या फिर कोई एक सिचुएशन होगी जो कि इस चीज को इन्वोक करेगा, कोई एक इमोशन होगा जो प्ले में उस टाइम पर उसको इवोक करेगा। आगे देखेंगे, लिटरेरी थियरी फर्स्ट सेट फोर्थ बाय टीएस एलियट, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर वर्ड यूज किया है एज लिटरेरी थियरी, ठीक है। लिटरेरी थियरी के रूप में अगर बात की जाए तो लिटरेरी थियरी के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल टीएस एलियट ने इस पर बात की, लेकिन अगर एज टर्म बात किया जाए तो इस टर्म को इन्होंने एक अमेरिकन क्रिटिक से, एक अमेरिकन आर्ट क्रिटिक से बोरो किया है, ठीक है। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। एज लिटरेरी थियरी इसको फर्स्ट टाइम सेट फोर्थ बाय टीएस एलियट इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। नाम याद रखिएगा, पब्लिश्ड इन 1920 इन सैक्रेड वुड, ठीक है। 1919 में लिखा गया था, 1920 में सैक्रेड वुड इनका एक
ऐसे कलेक्शन था उसमें पब्लिश हुआ था। और इस थियरी के अकॉर्डिंग वहां पर ये लिखते हैं क्या, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन, ये जो इतनी बातें मैं बता रहा हूं यहां से यहां तक, ये जो डबल कोट में है अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इतना जो यहां पर लिखा हुआ डबल कोट में पूरा, इसको आप कोशिश करिए कि रट लीजिए और इसको एज इट इज वहां कोट करिए, ठीक है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पूछा जाता है, जितना बेहतरीन आप इन चीजों को कोट करेंगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। क्या करें, द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट इज बाय फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है। तो किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने का केवल एक तरीका हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। आर्ट फॉर्म में किसी इमोशन को एक्सप्रेस करने का सिंगल तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। टीएस इलियट कहते हैं कि किसी भी इमोशन को एज एन आर्ट या इन एन आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस करने का केवल एक तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, दैट इज फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी कि उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज कर लिया जाए, किसी सुटेबल ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को फाइंड आउट किया जाए। क्लियर है। आगे कह रहे हैं इन ऑर्डर टू, सॉरी इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू नहीं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ द पर्टिकुलर इमोशन। और दूसरे शब्दों में बात को कहा जाए कि इमोशन को प्रेजेंट करने के लिए क्या फाइंड आउट किया जाए, ये जो डार्क किया है मैंने, क्या क्या, अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, यही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, यानी कि उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई सेट ऑफ ऑब्जेक्ट खोजा जाए, कोई सिचुएशन खोज ली जाए, कोई चेन ऑफ इवेंट जो है एक्सप्रेस किए जाए, दिखाए जाए, ठीक है, विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन, जो कि उस पर्टिकुलर इमोशन के लिए एक फॉर्मूला का काम कर सके, यानी कि उसको जनरेट करने का, उसको इवोक करने का एक तरीका बन सके। आगे कहते हैं सच दैट व्हेन द एक्सटर्नल फैक्ट्स which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked, ठीक है। ताकि वो जो एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं, वो जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही, वो जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उससे एक बात क्लियरली पता चल सके, वो जो इमोशन है वो एकदम सडनली इवोक किया जा सके, किसके अंदर, रीडर के अंदर या जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके अंदर, ठीक है। ये बात उन्होंने अपने एसे में कही थी। इतनी लाइन को एज इट इज आप रट्टा मारेंगे और अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पूछा जाता है तो सबसे पहले यही इतनी बात आप लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है अन्य चीजों को एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड। अब ओरिजिनल एज टर्म लिटरेरी थियरी के रूप में टीएस इलियट ने सबसे पहले यूज किया, लेकिन एज टर्म किसने यूज किया उसकी बात करते हैं। एज टर्म इन्होंने क्या यूज किया, द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द 19th सेंचुरी। कब, 19वीं शताब्दी में पहली बार इस टर्म को यूज किया गया, किसके द्वारा, बाय द पेंटर वॉशिंगटन एल्सन। नाम याद रखिएगा, कभी भी आप जब ऐसी परीक्षाओं में बैठेंगे जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, अच्छा अब क्लियर है विजुअल, तो मे भी कुछ इंटरनेट का इश्यू रहा होगा, अब वो सही हो गया होगा, इसलिए थोड़ा सा वो चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कल से मैं एक फोन ऑन करके रखूंगा अपने पास, ठीक है, ऐसा मैं कुछ सिस्टम बनाता हूं ताकि मुझे आउटपुट दिखता रहे, ठीक। तो क्या करें, द टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड इन 19th सेंचुरी, ठीक है। ओरिजिनली इस टर्म को 19th सेंचुरी में यूज किया गया, किसके द्वारा, पेंटर वॉशिंगटन एल्स्टन के द्वारा, ठीक है। नाम याद रखिएगा, कभी भी आप ऐसे एग्जामिनेशंस में बैठेंगे जहां आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फैक्ट बनता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके लिए, पूछा भी गया बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। पेंटर वॉशिंगटन एल्सन। आगे कह रहे हैं कि इन हिज लेक्चर्स ऑन आर्ट टू सजेस्ट द रिलेशन बिटवीन द माइंड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड,
वहां पर जो जब वॉशिंगटन एल्स्टन अपने आर्ट्स से रिलेटेड लेक्चर्स दे रहे थे, आर्ट पीसेस यानी कि पेंटिंग्स पर लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने माइंड और एक्सटर्नल वर्ल्ड यानी कि हमारा जो दिमाग है और हमारे दिमाग से बाहर का हमारा आउटसाइड का जो वर्ल्ड है, उसके बीच के रिलेशन को समझाने के लिए वॉशिंगटन एल्स्टन ने इस टर्म का यूज किया था, इस फ्रेज का यूज किया था, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। ठीक है, दिस नोशन वॉज enlarged upon by जॉर्ज संटायना इन इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोएट्री एंड रिलीजन 1900। उसके बाद एक दूसरे क्रिटिक हुए थे, दूसरे राइटर हुए, उनका नाम था जॉर्ज संटाइना। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंटरप्रिटेशंस ऑफ पोएट्री एंड रिलीजन, 1900 में पब्लिश हुई। उसमें इन्होंने इस टर्म को और ज्यादा एनलार्ज किया और ज्यादा डिस्कशन किया था। आगे देखें, संटाइना suggested that correlative objects could not only express a poet's feeling but also evokes it। ठीक है, उनका कहना है कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव्स होते हैं या कोरिलेटिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि केवल पोएट्स की फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बस उसको बट उसको इवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस करना एक अदर चीज है। ठीक है, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट कर देना। ठीक है, और इवोक करने का मतलब है कि रीडर के हृदय में या जो देखने वाला स्पेक्टेटर है उसके भी हृदय में वो बात जो है, वो इमोशन, वो फीलिंग इवोक हो जाए, उठ जाए, उसके अंदर भी वो फीलिंग आ जाए। ठीक है, यानी कि हीरो सैड है तो देखने वाला भी सैड हो जाए। ठीक है, मतलब कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई स्टोरी पढ़ रहा है तो रीडर भी उसी इमोशन में चला जाए। जैसे बहुत एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा हिंदी लिटरेचर से। तो एक बहुत फेमस नॉवेल है गुनाहों का देवता, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो कभी पढ़िएगा। धर्मवीर भारती का नॉवेल है, बहुत बेहतरीन नॉवेल है। ठीक है, उसमें आप, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप पढ़ेंगे तो 2 से 3 4 जगहें ऐसी हैं जहां पर आप उस नॉवेल के इमोशन के साथ इतना जुड़ जाएंगे कि जो वहां पर कैरेक्टर है सुधा, ठीक है, फिर एक दूसरी भी कैरेक्टर, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसके इमोशंस के साथ इतना जुड़ जाएंगे कि जैसे वो रो रही है वैसे आपको भी रोना आ जाए, आपका भी गला रुध जाएगा। ऐसा मैंने महसूस किया। मुझे उम्मीद है कि आप भी अगर ऐसे कभी उस नॉवेल को बहुत फील के साथ पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके साथ भी होगा। बहुत इफेक्टिव है, तो उसको एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की फीलिंग कह सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, क्रिटिक्स have argued that Eliot's idea was influenced, as was much of Eliot's work, by the poetics of Ezra Pound, and that the theory does at least to the criticism of Edgar Allan Poe। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना ये है कि जो टीएस इलियट का ये थियरी है, टीएस इलियट का ये जो टर्म है, जैसा कि इलियट का वर्क इन्फ्लुएंस्ड है वैसे ही उनकी ये क्रिटिकल थियरी भी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोएटिक्स ऑफ एजरा पाउंड। जो एजरा पाउंड है वो वाज द मेंटर ऑफ टीएस इलियट, गाइड ऑफ टीएस इलियट, और वी कैन से दैट गुरु ऑफ टीएस इलियट। ठीक है, एक तरीके से टीएस इलियट के फॉर्मेटिंग लिटरेरी गुरु थे। ठीक है, एजरा पाउंड। ठीक है, उनको, उनकी जो आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म है, उनकी जो थॉट ऑफ पोएट्री है, उनकी जो पोएटिक्स है, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस टीएस इलियट पर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड दैट थियरी डेट्स एट लीस्ट टू द क्रिटिसिज्म ऑफ एडगर एलन पो। ठीक है, और वो जो पो ने एडगर एलन, सॉरी एजरा पाउंड ने जो एडगर एलन पो के लिए क्रिटिसिज्म किया या एडगर एलन पो का जो क्रिटिसिज्म किया गया उससे बड़ा इन्फ्लुएंस्ड है कौन, टीएस इलियट और उनका ये लिटरेरी टर्म, उनका ये लिटरेरी डिस्कशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। Eliot argues that Shakespeare's play Hamlet is an artistic failure, but the play has become so familiar and ubiquitous as work of art that we are no longer able to see its flaw।
ठीक है। टीएस इलियट इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हैमलेट जो है इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। इस आर्टिस्टिक फेलियर पे जरा फोकस करिएगा, बिकॉज यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हैमलेट को इन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा, ठीक है। तो उन्होंने कहा, बट उन्होंने एक बात भी कही कि ये जो वर्क है वो इतना फेमिलियर है, इतना फेमस है कि उसमें ये जो फ्लॉ है उसको हम देख नहीं पाते हैं। उस पर मैं एक बात और कहूंगा कि उस फ्लॉ को हम इसलिए नहीं देख पाते बिकॉज एवरी रीडर, एवरी स्पेक्टेटर इज नॉट अ वेल वर्स्ड क्रिटिक, and at the time of reading or at the time of watching the play, the reader or the spectator is not a critic at the same time. He is enjoying the play, he is enjoying the reading. That's why he cannot see this flaw, this artistic flaw. He's the reader or the spectator is not analyzing the play or the work of literature at the time of reading or at the time of watching the play, ठीक है। उस समय वो उस चीज को एंजॉय कर रहा होता है, उस समय वो उस पर एक आर्ट क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा होता है, इसलिए वो इस फ्लॉ को हम देख नहीं पाते, ठीक है। रीजन क्या था? बिकॉज टीएस इलियट सजेस्ट दैट हैमलेट हैज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव to evoke his emotions, to present his emotions, to express his emotions. जो उसके अंदर इमोशंस हैं, कौन से इमोशंस हैं? He is confused. He is in situation of extreme confusion from beginning till the end. He is confused whether he has to kill his uncle Claudius or not. He is confused whether his mother is guilty or not. He is confused what he has to do and not. And his confusion is expressed in words in his soliloquy, to be or not to be. This is the question. ठीक है, कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीना है कि मर जाना है, मार देना है कि मर जाना है, यही क्वेश्चन है। आगे देखेंगे। बट द प्ले हैज, अच्छा ये हो गया। दिस बोल्ड रिविजनिस्ट क्लेम इज founded on several points, not least of which in the fact that Shakespeare inherited the original play text of Hamlet from other writer, probably Thomas Kyd, who also wrote the Spanish tragedy. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि ये जो हैमलेट प्ले है वो एक प्रीवियसली लिखे गए प्ले पर संभवतः टॉमस किड का प्ले माना जाता है, ठीक है। टॉमस किड एक यूनिवर्सिटी विट्स में से राइटर थे। इन्होंने एक वर्क लिखा था, बट नॉट श्योर कि इन्होंने ही लिखा था, मतलब ऑथरशिप कंफर्म नहीं है, ठीक है, ऑथरशिप डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि भाई जो वर्क है और हैमलेट, ठीक है, एक वर्क लिखा गया था टॉम किड का और हैमलेट, उसी की स्टोरी को लेकर के यहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट लिखा और कहते हैं दैट इज ही हैज नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द थिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, और यही रीजन है कि ये एक आर्टिस्टिक फेलियर है, ठीक ना। और एट द सेम टाइम विलियम शेक्सपियर discusses William Shakespeare's another tragedy, Macbeth, as one of the best examples of objective correlative, and he discussed Macbeth, and he finds Macbeth a fantastic artistic success. Shakespeare's Macbeth is an artistic success because in this play, Lady Macbeth has an objective correlative to express the emotions within her mind. उसके माइंड के अंदर जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करने का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। क्या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो पूरी कहानी सुना करके हमने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो उसके अंदर जो सेंस ऑफ सिन है, सेंस ऑफ पेन है, उसके अंदर जो एक उसका जो ईगो है, सुपर ईगो है, ठीक है, उसके जो माइंड में, उसके सबकॉन्शियस में चीजें दबी पड़ी हैं, वो निकल करके कहाँ आती हैं? इन स्लीप वॉकिंग सीन। स्लीप वॉकिंग सीन इज एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशंस ऑफ लेडी मैकबेथ दैट आर हिडन,
ठीक है। तो लेडी मैकबेथ के जो इमोशंस हिडन हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। और क्या है वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसका जो लेडी मैकबेथ का स्लीप वॉकिंग सीन है पूरा, वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सी वॉक्स विद बर्निंग कैंडल, वो एक जलती हुई लाइटेड कैंडल लेकर के चलती है। सी washes her hands and she expresses that the blood in the hands कैन रेड द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि इस हाथ में जो डंकन का खून लगा हुआ है ये पूरे संसार के समुद्र को लाल कर सकता है। और इन हाथों में जो बदबू है खून की, उसे पूरे अरब देश जो कि परफ्यूम के लिए मशहूर है, उस अरब देश में जितना परफ्यूम है, ऑल द सेंट्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड। अगर पूरा का पूरा परफ्यूम इन दोनों हाथों पे लगा दिया जाए तो वो इस हाथों को महका नहीं सकते। तो उसके अंदर का जो सेंस ऑफ सिन है, जो उसके अंदर का पाप है, वो जो है निकल करके यहाँ सामने आता है। और उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है वो मैकबेथ में अवेलेबल है इस स्लीप वॉकिंग सीन के रूप में। इसलिए मैकबेथ इज एन आर्टिस्टिक सक्सेस एंड हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का। आज की क्लास में हम लोग रियलिज्म तक नहीं पहुंच सके और अब आज हम लोग रियलिज्म स्टार्ट भी नहीं करेंगे। विल स्टार्ट रियलिज्म टुमारो एंड डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव प्रॉपर्ली आपको समझ आया होगा। ठीक है, और रियलिज्म, और जैसा कि मैंने कहा कि अब कुछ ऐसा करेंगे, जैसे हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ एक चीजें हम आपको दें या फिर एक से ज्यादा क्लासेस लेने की कोशिश करें 1-2 दिन के बाद, क्योंकि टारगेट है कि जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब बारी आपकी है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है आपके मन में या कुछ कहना चाहते हैं तो फट से कह लीजिए। आपके पास 1-2 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है, मैं इंतजार करता हूँ। नहीं कुछ आप कहना पूछना चाहते हैं, इन दैट सिचुएशन आप हमें एक थंब भेजें या कुछ भी ऐसा लिखें जिससे हमको समझ में आए कि हमें क्लास एंड करनी चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। लेडी मैकबेथ अपने इमोशंस को कॉन्शियसली भी तो कह सकती थी, फिर क्यों नहीं कहती? एक बात मुझे बताओ कि तुमने अगर चोरी की है तो कॉन्शियसली कैसे किसी से बताओगी कि चोरी की है तुमने? ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। और यहां बात ही इस बात की है कि इमोशंस को प्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का एक ही आर्टिस्टिक तरीका है, फाइंडिंग एनी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एंड हियर द प्लेराइट विलियम शेक्सपियर इज प्रेजेंटिंग द इनर इमोशंस ऑफ लेडी मैकबेथ by the use of objective correlative of sleepwalking scene। स्लीप वॉकिंग सीन जो है उसके थ्रू उसके अंदर का जो इमोशंस है उसको इवोक कर रहा है। ठीक है, अब वो कह सकती थी कि नहीं कह सकती थी, इसका प्रश्न ही खत्म हो जाता है। मुद्दा ये है कि अगर इनर इमोशन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है देन आर्टिस्टिक सक्सेस है, नहीं है देन आर्टिस्टिक फेलियर है। बात क्लियर? पवन मिश्रा सर क्लास इसी टाइम पे चलेगा? हाँ 7 बजे। अभी तो हमने एक्चुअली क्या है ना, सच ये है कि मुझे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर आना पड़ता है शहर में, जहाँ से मैं आपको की क्लास लेता हूँ। ठीक है, अभी 8 बजने को हैं, मैं अब यहाँ से निकलूंगा, बिल्कुल सन्नाटे भरे रास्ते से मैं जाऊँगा घर। ठीक है, तो इससे लेट इसलिए आधे घंटे का मैंने पहले कर लिया। 7 बजे ही क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, और दूसरी क्लास अगर मैं लेता हूं या तो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा या फिर इससे पहले का, मतलब 7 बजे से पहले की कोई किसी टाइमिंग में लाइव क्लास होगी आप, या दोपहर के किसी समय में लाइव क्लास होगी। जैसा भी होगा आपसे बातचीत करके। और सर एक लिटरेरी टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पे कैसे आर्टिस्टिक फेलियर कह सकते हैं? ये बात टीएस इलियट से पूछनी पड़ेगी, ठीक ना। यहां हम लोग इस बात को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वो एक्चुअली है या नहीं है।
ठीक है। यहाँ हम लोग केवल इस बात को समझने के लिए बैठे हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, और टीएस इलियट ने उसको आर्टिस्टिक फेलियर कहा, किसके बेस पर कहा, क्यों कहा। ठीक है, बस इतनी सी बात पर है। टीएस इलियट के कह देने मात्र से हैमलेट आर्टिस्टिक फेलियर नहीं हो गया और मैकबेथ आर्टिस्टिक सक्सेस नहीं हो गया। दोनों प्लेस जितने सक्सेसफुल थे उतने सक्सेसफुल हैं, जितने अनसक्सेसफुल थे उतने अनसक्सेसफुल हैं। जिसको हैमलेट पसंद है उसको हैमलेट पसंद है, जिसको मैकबेथ पसंद है उसको मैकबेथ पसंद है। बस एक पढ़ने का, एनालिसिस का एक तरीका है कि ये भी एक बात हो सकती है, यही क्रिटिसिज्म है। ठीक ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको क्रिटिक्स सिरे से नकार देते हैं, वो भी जनमानस में बड़ी पॉपुलर होती है। जैसे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं देता हूँ, काशीनाथ सिंह का एक हिंदी का बेहतरीन वर्क है काशी का 80। ठीक है, इज इंक्लूडेड इन पॉपुलर फिक्शन, पॉपुलर राइटिंग, पॉपुलर लिटरेचर का पार्ट है। और जो हिंदी के कैनोनिकल क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इसमें ये रियलिज्म के नाम पे गालियां देता है, गालियां लिखता है। ठीक, बट लोग पसंद करते हैं, लोग पढ़ते हैं। काशीनाथ सिंह इज पॉपुलर। तो क्रिटिसिज्म इज अनदर थिंग, पॉपुलरिटी इज अनदर थिंग। ठीक है, क्रिटिसिज्म इज वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग, वे ऑफ एनालाइजिंग लिटरेचर। तो यहां पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहां पर बस समझने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है, ये जो चीज हमारे सामने है वो क्या है, और उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। उस व्यक्ति ने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, किसको कहा, बस बात खत्म हो गई। अब इस बात की बात कि वो आर्टिस्टिक फेलियर हो गया या नहीं हो गया, इसकी चर्चा हम लोग जब रिसर्च करेंगे तब वहां थीसिस में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एमए करिएगा, रिसर्च करिएगा, रिसर्च में आइएगा, वहां अपने तर्क दीजिएगा कि वाई हैमलेट इज नॉट एन आर्टिस्टिक फेलियर, एंड यू कैन प्रूव टीएस इलियट रॉन्ग। You have choice there, but in graduations you have to acquire knowledge। आपको केवल जानकारी इकट्ठा करनी कि क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, पीजी में आपको केवल जानकारी इकट्ठा करनी है, रिसर्च में आप जाएंगे तब नई चीजें फाइंड आउट करने का आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बातें यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि बजने वाले हैं 8। ठीक है, और मैं लगातार 2 घंटे से क्लास ले रहा हूं। पहले मैंने एक YouTube पर लाइव लिया था, अभी ये ले रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल की क्लास में और पढ़ेंगे रियलिज्म। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।